10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 11 जिलों के 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन्हीं 11 जिलों में गाजियाबाद भी है। न्यूज 18 की टीम ने मतदान से पहले लोगों के मिजाज को समझने की कोशिश की। मुरादनगर के एक गांव में चौपाल लगाकर हमने जनता की नब्ज को टटोला। हमारी टीम पहुंच चुकी है आज सुराना गांव जो कि मुरादनगर विधानसभा में पड़ता है और यहां सिटिंग एमएलए अजीतपाल त्यागी हैं जो कि भाजपा से हैं इस बार, लेकिन कांटे की टक्कर यहां बताई जा रही है क्योंकि सपा का जो गठबंधन है, सपा और आरएलडी का, उसके जो कैंडिडेट यहां खड़े हुए हैं उनकी भी तादाद यहां लोगों की देखने को मिल रही है। चौपाल पे खड़े हैं तो बात भी की जाएगी और बात करते हैं। अधिकांश यहाँ युवा है, सबसे बड़ी चीज तो ये है। भैया सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, आप ही लग रहे हो मुझे स्मार्ट से। प्रदीप जी, क्या माहौल है इस बार? हम तो समाजवादी के। समाजवादी, अच्छा। भाजपा के लिए क्या सोच है आपकी? भाजपा ने कराई क्या? अच्छा, नहीं किया। उत्तर प्रदेश पुलिस भी प्राइवेट जा रही है ना, बता दियो भैया को। सुन रहे हो भैया? कौन भाजपा से कौन है आप? अच्छा, आप हैं। भैया ने कहा अभी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी प्राइवेट में जा रही है, अडानी के अंडर में। अभी एक तब वही ना कुछ चीज है नहीं, फिर ये सरकार से भी बढ़ के हो गए क्या? नहीं, मतलब जो निर्णय हुआ ही नहीं उससे भी उसका मुद्दा बना कोई दिया। निर्णय नहीं लिया, किसी अखबार में नहीं आई, किसी देखिए न्यूज़ किस में नहीं। आपने कहा है, इतनी बड़ी चीज कही है तो किसी आधार पे की होगी। तो आपको लगता है कि सच में ऐसा होने जा रहा है? बिल्कुल होगा जी, जब इनसे फिर मिलवाऊंगा आपको। किलोमीटर कार जो कि एक रोड भी नहीं गिरी कहीं पूरे रोड पे, और लगा दिया 40 करोड़ का रोड, अकबर रोड बना दिया सुराने में। विकास वाले कहाँ हो? हाँ भैया बताओ, 2017 से पहले कितनी लाइट आती थी? कोई भी बता दो, जितने भी खड़े हैं। 2017 से पहले 8 घंटे रात को और 8 घंटे दिन में। आज की डेट में पहले 18 घंटे लाइट आ रही है। पहले ट्रांसफार्मर फूकने के बाद में 50-50 10 रुपए इकट्ठे होते थे। अब बताओ, अब तो फूकने की देर है, आने की देर नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो फूकने की देर है, आने की देर नहीं ट्रांसफार्मर की। भाई इनका तो कहना यह है लाइट भी आ रही है, विकास भी हुआ है, आपका क्या कहना है? लाइट कहाँ आ रही है? लाइट जब ज्यादा आ रही, लाइट तो जब ज्यादा आ रही मुफ्त में नौकरी की अगर बात करूं, नौकरी 8 घंटे भी चले जाएंगे। हाँ भैया आप बताओ, एक मिनट, एक एक करके जी क्या 2 किलो नाज और 2000 रुपया, बस और कुछ नहीं। इन चीजों से और कुछ नहीं, और इनके पास कुछ नहीं है। यूं ही मुद्दा है इनके पास वोट देने का, और कुछ मुद्दा नहीं। क्या आप तो राहुल है ना? किसान आंदोलन में भी आपको देखा था, क्योंकि देखिए जो राजनीति होती है ये सिर्फ शहर से नहीं, गांव भी इसमें एक बहुत बड़ा अपना योगदान देता है। किसानों की अगर बात की जाए, किसानों के मुद्दे क्या हैं और किन इन मुद्दों को लेकर किसान किसके पक्ष में है? देखो ऐसा है, ये सुराना गांव है, 7300 का यहाँ वोट पोलिंग है, बड़ा गांव है इस जिले का। इसमें अपने अपने विचार हैं हर आदमी के, वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं इन्हें किसी को भी प्रेशर नहीं करूंगा, भाजपा को दो, सपा को दो, ये सब स्पष्ट है। 13 महीने ट्रेनिंग चली है किसानों की और वो बॉर्डर पे चली है, इन्होंने भी देखा है। 703 किसान शहीद हुए हैं पूरे देश से। क्या मोदी जी को 13 महीने बाद समझ में आई कि हम समझ तो लिया नहीं, हम समझा नहीं पाए उन किसानों को। 703 किसान मरने के बाद कि हम गलती मान रहे और हम ये बिल वापस कर रहे हैं। नहीं गलती, एक तो मैं तो 100 बीघा जमींदार, यू 10 बीघा जमींदार है। क्या मेरी होड़ कर पाओगे कोई? एक लाख रुपए सैलरी है, क्या 10,000 रुपया, क्या 10,000 रुपया में वो अपना परिवार चला सकता है क्या इस महंगाई में? मुझे बताओ जी। बिल्कुल महंगाई एक बड़ा मुद्दा पूजी। महंगाई के बाद क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर गन्ना बेइंतहा उगाया जाता है, गन्ने की एक दिक्कत है भाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का बेल्ट कही जाती है, गन्ने की दिक्कत बता रहे हैं, क्या है ऐसे? अजी गन्ने का पेमेंट बहुत बढ़िया हो रहा है। अब ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, 15 दिन में पेमेंट हो रहा है, 15-20 दिन में। जो सरकारी मिल है 15-20 दिन में पेमेंट कर रही है। प्राइवेट मिलों का पहले होता था 2 साल का पेमेंट रोकना, अब क्या था 1 साल का पेमेंट ड्यू चल रहा है, 1 साल का आ रहा है, ठीक। और सरकारी मिल का 15 दिन में पेमेंट दे रही है। प्राइवेट है, प्राइवेट कोई भी सेक्टर हो, प्राइवेट वो लेट चलेगा, प्राइवेट लेट चलेगा। भाई देखो यहाँ तो ये कह रहे हैं, यहाँ तो ये कह रहे हैं, बाबूजी सुनिए, पहले सुनिए भाई, सुनिए। नौजवान बोले, बाबूजी ने सुना, अब बाबूजी बोलेंगे तो। हाँ बाबूजी, पहले नाम बताओ। नंबर 1 नाम सन 16 में किसकी सरकार थी? सन 2016 में। हाँ 16 में। 17 में समाजवादी। इलेक्शन कब हुआ? 17 में। 17 में
कुम्हारों के यहाँ से और पुस्ता तक आधा किलोमीटर सड़क है। हाँ जी है। हाँ जी है। सन 16 में बनी। हाँ जी बनी। अखिलेश के जमाने में बनी जी। आधी किलोमीटर का टुकड़ा। बोर्ड किसका लग रहा? बीजेपी का अजीत पाल त्यागी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। भैया बीजेपी। ये वो गांव है सरोना जहां पर भाजपा को लेकर दो फाड़ है, जहां एक और कहा जा रहा है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्हें दोबारा से जिताएगा, वहीं दूसरी ओर आरएलडी और सपा के गठबंधन से सुरेंद्र कुमार मुन्नी खड़े हुए हैं। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जिताने के लिए भी यही गांव जीतोड़ मेहनत भी करेगा। लेकिन जिस तरीके की बातें यहाँ की गई हैं, जो सड़कें हमने देखी, जिस तरह की चीजें यहाँ देखने को मिली है, वो तमाम चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि इस बार भी कहीं ना कहीं भाजपा का ही पल्ला भारी पड़ने वाला है। हालांकि इस तमाम बातों का जवाब आगामी 10 तारीख को पता चल जाएगा जब ये चुनाव हो जाएंगे, और उसके बाद आगामी 10 मार्च को चुनाव के नतीजे भी आएंगे। कैमरा पर्सन पाठक के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। यूपी में पहले चरण के चुनाव को लेकर हलचल तेज है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जाट नेताओं के साथ मुलाकात कर पश्चिमी यूपी को साधने की बिसात बिछाई। बातचीत में आरक्षण समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और शाह ने जाट नेताओं की समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद सभी जाट नेता संतुष्ट भी नजर आए। मैं समझता हूं कि आज की इस मीटिंग के बाद में जरूर एक मैसेज आएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अगर उनसे कोई वादा किया है तो वे निश्चित तौर पर सोचेंगे। जो उनका आक्रोश था किसान आंदोलन को लेकर, मैं समझता हूं कि उसमें निश्चित तौर पर कमी आएगी। गृह मंत्री जी ने हमें आरक्षण का भी भरोसा दिया है और हमारी मांग, सुरक्षा, विकास, वो सारी चीजें हमारे प्रदेश में लागू हो रही हैं। हमें बीजेपी की सरकार चाहिए, हम बीजेपी के साथ हैं। बागपत और शामली क्षेत्र की है, उन्होंने भुगतान को रोका हुआ है, उस पे उन्होंने कहा कि शीघ्रता से समाधान होगा और गन्ना उत्पादक किसान कभी भी अपने को असहाय महसूस नहीं करेगा। समय से भुगतान होगा और समय आगे आएगा तो रेट भी बढ़ाने का उन्होंने भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने मुलाकात को सकारात्मक करार दिया। संजीव बालियान के मुताबिक जाट समुदाय पहले भी बीजेपी के साथ रहा है, इस बार भी साथ रहेगा। वहीं प्रवेश वर्मा ने साफ किया कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले। बात ये पॉइंट कुछ मीटिंग के अंदर के जो बाहर नहीं बता सकते। माहौल सद्भावनापूर्ण वातावरण में, आत्मीय वातावरण में बातचीत हुई है, दोनों तरफ से संवाद हुआ है और आखिर में सबने उम्मीद जताई है कि पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। हमारी उम्मीद है, सबने आश्वासन दिया है। जयंत चौधरी जी को लेकर जो उन्होंने बोला कि आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं इलेक्शन के बाद, अभी तो उन्होंने क्योंकि एक घर चुन लिया है, इलेक्शन के बाद में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, तो यहाँ के लोग, सारे समाज के लोग जयंत से बात करेंगे और पार्टी का दरवाजा हमेशा उनके लिए खुला है। उत्तर प्रदेश में पहले राउंड की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने जाट समुदाय को साधने के लिए अपनी फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के 253 जाट नेताओं से मुलाकात की, उनकी बात सुनी और ये भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दिल्ली में सजे सियासी जमघट के क्या मायने हैं, इन तस्वीरों की सियासी धमक को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा है? दरअसल दिल्ली में 1 साल तक चला किसान आंदोलन के बाद बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में लड़ाई आसान नहीं रह गई। ऐसे में चुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह ने उन नेताओं को एक मंच पर ले आई जो जाट लैंड में अपनी पकड़ रखते हैं, ताकि संदेश दिया जा सके कि असल में बीजेपी के साथ आज भी जाट समाज खड़ा है। जो 2012 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जो एक ट्रेंड बदला पूरे इस जाटलैंड में कि अब 2014, 17, 19 इन तीनों में बीजेपी को बम्पर वोटिंग हुई।
जाट समुदाय पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखा, तो फिर से कोशिश वही है कि जो कहीं थोड़ी सी नाराजगी या गैप जो किसान आंदोलन के चलते जाट समुदाय और बीजेपी के बीच जो आ गया था, उसको खत्म किया जाए, उसको पाटा जाए। और इस मामले में गृह मंत्री एक्सपर्ट माने जाते हैं। इन तस्वीरों के अपने मायने हैं। जाट लैंड ने जो साथ बीजेपी को 2014 से दिया वो 2019 तक बरकरार रहा, लेकिन कृषि कानूनों के आने और उसके वापसी के बीच की खाई ने बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी करने का काम किया, क्योंकि आंदोलन में जाट लैंड का बड़ा योगदान था। ऐसे में जाट लैंड के नेताओं को एक साथ लाकर एक मंच पर सुनने की मजबूरी को समझा जा सकता है। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि आज भी बीजेपी उनके साथ खड़ी है। ऐसे में उन नेताओं की मदद से जाट लैंड के ग्राउंड पर एक बार फिर से जमीन तैयार करने की कोशिश हो रही है, ताकि एक बार फिर से यूपी की सत्ता में बीजेपी वापसी की राह बना सके। नेताओं के द्वारा गृह मंत्री का स्वागत किया गया और बैठक जो है वो अंदर शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे तस्वीर के पीछे देख सकते हैं कि अब गेट जो है वो यहाँ बंद कर दिया गया है और अब इसके अंदर जो कंपाउंड है वहां बैठक शुरू हो गई है। तमाम जाट नेता धीरे धीरे करके अपना संबोधन दे रहे हैं, जो कार्यकाल बीजेपी सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने जाटों के लिए फायदे के लिए काम किया। किसानों की बात हो, जाटों की बात हो, हमेशा उस पूरे वर्ग के साथ में खड़ी रही है बीजेपी सरकार। तो ये कई सारे जाट नेताओं के द्वारा ये संबोधन दिया जा रहा है। अमित शाह गृह मंत्री के सामने अपनी बातों को रखा जा रहा है। तो बात बहुत साफ है कि जाट नेताओं को सुनने के साथ उन नेताओं को भरोसा अगर कोई दे सकता है तो अमित शाह दे सकते हैं। अगर उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी तो जाट लैंड के लिए क्या खास करेगी, उनकी भावनाओं के साथ उनकी मांगों का क्या ख्याल रखेगी या फिर नहीं, इन सवालों के जवाब भी इस बैठक में जाट नेताओं को मिलेंगे। इसीलिए इस बैठक को बुलाया गया है, जिसमें वो नेता भी शामिल हैं जिन नेताओं को जाट लैंड ने चुनकर संसद या फिर विधानसभा भेजा है, और वो नेता भी शामिल हैं जिनको बीजेपी ने एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और चलिए अब आपको जाटलैंड के समीकरण भी समझाते हैं कि आखिर पूरी स्थिति है क्या। पश्चिमी का समीकरण, पश्चिमी यूपी का ये समीकरण है, रण की तैयारी है। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी 17% है, इसीलिए जाट समुदाय को साधा जा रहा है। पश्चिमी यूपी के 120 सीटों पर जाट नेताओं के खासा असर देखने को मिलता है। यूपी में जाटों की आबादी 3 से 4% है। पश्चिमी यूपी की हम बात कर रहे हैं, 30 सीटों पर जाट वोट प्रभावी है, इसीलिए जाट लैंड को साधा जा रहा है। पश्चिमी यूपी की 17 सीटों पर जाट प्रत्याशी हैं। तो शाह का मंथन जारी है पश्चिमी यूपी में। जाटों की आबादी क्योंकि 17% है, बहुत महत्वपूर्ण ये इलाका हो जाता है, इसीलिए बीजेपी लगातार यहां पर अपने स्टार प्रचारकों को उतार चुकी है। अब पश्चिमी यूपी कितना अहम है, 2017 के असेंबली इलेक्शन के हिसाब से आपको बताएंगे कि वोट शेयर था 42.54%। 109 सीटें थी, वोट शेयर ज्यादा मिला था। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, विधानसभा सीट 136 है, वोट शेयर 21.52% मिला था। अगर बात करें हम बीएसपी की तो 136 विधानसभा सीटें, वोट शेयर 21.16% मिला था। 3 सीटें बीएसपी को यहां से मिली थी। बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, 42.54% वोट शेयर बीजेपी के हिस्से आया था। तो ये लगातार आपको वोट शेयर बता रहे हैं किस तरह से असेंबली इलेक्शन में देखने को मिला था। 136 सीटों में से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को और कितनी सीटें बीजेपी को मिली थी। अब पश्चिम की तैयारी की बैठक में कौन कौन शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान शामिल होंगे, ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, सत्यपाल सिंह जाट नेता हैं, भूपेंद्र चौधरी भी जाट नेता हैं बीजेपी के, कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के जाट नेता हैं, इनको उतारा जा रहा है। बैठक में और कौन कौन शामिल होने वाले हैं ये भी आपको बता रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के जाट नेता, जो भी बड़े बड़े चेहरे हैं, वो सारे इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और मकसद सिर्फ एक कि जाट लैंड को साधा जाए। अब वेस्ट यूपी में 75 सीटें हैं। मेरठ मंडल में ये देखिए कहां कहां जाटों का प्रभाव है, पूरा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। मेरठ मंडल में जाटों का खासा प्रभाव देखा जा रहा है, इसलिए अमित शाह ने जाट नेताओं से बातचीत की और लगातार इस इलाके के दौरे पर हैं अमित शाह। सहारनपुर मंडल में भी जाटों का खासा प्रभाव देखा जा रहा है। आगरा मंडल हो गया, आगरा मंडल में भी अब यूपी में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है।
बीजेपी लगातार विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश कर रही है। इसके साथ रोड मैप भी तैयार किया गया है। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जिस पर बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी की तैयारी पश्चिम यूपी के साथ कई और इलाकों में भी है। सियासी पकड़ को और मजबूत करने पर है। इसके लिए बीजेपी का क्या रणनीति है, इसे भी हम समझेंगे। सत्ता के लिए सियासी रण सज चुका है। संघर्ष के मैदान में हर सियासी दल दिखाई दे रहा है। अपनी अपनी तैयारियों के साथ सभी रणनीतिकार मैदान में हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान का हिस्सा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा होंगे। इस अभियान को हवा देने के लिए तीनों नेता आज से मैदान में होंगे। अमित शाह मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में रहेंगे। 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे। 31 जनवरी को रामपुर और संभल में प्रचार करेंगे, जबकि 2 फरवरी को कन्नौज और कानपुर से हुंकार भरेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ 27 जनवरी को बिजनौर और मुजफ्फरनगर में रैली करेंगे। 28 जनवरी को बदायूं और कासगंज में रहेंगे। 29 जनवरी को जालौन और कानपुर देहात का दौरा करेंगे, जबकि 30 जनवरी को आगरा मैनपुरी में प्रचार अभियान चलाएंगे और 31 जनवरी को मेरठ हापुड़ में घर घर चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 जनवरी से मैदान में दिखाई देंगे। इस मौके पर शाहजहांपुर और आंवला में चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। इसके बाद 29 जनवरी को इटावा और औरैया का दौरा करेंगे, जबकि 30 जनवरी को फिरोजाबाद और हाथरस में प्रचार करेंगे। 1 फरवरी को नड्डा हमीरपुर और महोबा जाएंगे। इस तरह से बीजेपी यूपी के सियासी रण में विपक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। हर दिन रैलियों के साथ कार्यक्रमों में नेताओं का साथ होगा, कार्यकर्ताओं का जोश होगा और जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं का प्रचार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।